नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक। उत्तराखंड के विकास के रोड मैप को लेकर सचिवालय में मंथन। कई अहम प्रस्तावों में मुहर लगने की संभावनाएं। उत्तराखंड के स्कूल कॉलेज में होगी एंट्री ड्रग सेल का गठन। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने ली विभिन्न विभागों की मैराथन बैठक। कहा प्रदेश भर में जल्द चलेगा ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान। उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस। एसआईटी ने 86वें दिन कोर्ट में दाखिल की 500 पन्नों की चार्जशीट। 22 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। खोए मोबाइल वापस मिले तो लौट आई चेहरे की मुस्कान। हल्द्वानी में पुलिस की मोबाइल रिकवरी सेल को मिली सफलता। देश के अलग अलग राज्यों से बरामद किए 52 लाख रुपए के फोन मोबाइल रिकवरी। और उत्तराखंड में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड। कोहरे और पाले से सुबह शाम गिर रहा पारा। बादल छाने से अधिकतम तापमान 2 डिग्री लुढ़का। और अब खबरें विस्तार से। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। उत्तराखंड में विकास के रोड मैप को लेकर सचिवालय में मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जा रहा है। वहीं चिंतन शिविर में आए सुझावों पर रोड मैप बनाने की तैयारियां इस बैठक में की जा रही है। वहीं अशासकीय स्कूलों के कक्षा 9 से 12वीं तक छात्रों को मुफ्त किताबें देने, पर्वतीय क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारत बनाने सहित विभिन्न विभागों की सेवा नियमावली पर भी मंथन इस बैठक में किया जा रहा है। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक। विकास के रोड मैप को लेकर सचिवालय में मंथन। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन। चिंतन शिविर में आए सुझावों पर रोड मैप बनाने की तैयारी। अशासकीय स्कूलों के कक्षा 9 से 12वीं तक छात्रों को मुफ्त किताबें देने के प्रस्ताव पर चर्चा। पर्वतीय क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारत बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा। विभिन्न विभागों की सेवा नियमावली पर भी मंथन होगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यशराज आनंद सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। यशराज, धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज 11 बजे से शुरू हो गई है और विकास के रोड मैप को लेकर सचिवालय में मंथन हो रहा है, तो क्या कुछ आपको लगता है इस बैठक के दौरान किया जाएगा? जी बिल्कुल। मैं बताना चाह रहा हूं कि आज मंगलवार को धामी सरकार की कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है या सचिवालय में शुरू हो चुकी है। वहीं धामी सरकार की इस कैबिनेट बैठक पर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें से 14 फैसले पर निर्णय लिया जाना हो सकता है। वहीं इन 14 फैसले में से सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो होगा वह राज्य आंदोलनकारियों के लिए होगा, चूंकि राज्य आंदोलनकारियों के लिए मांग है कि उनको 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाए। चूंकि राज्य आंदोलनकारियों का यह कहना है कि महिला क्षैतिज आरक्षण बिल को पास कर दिया गया था, लेकिन इस बिल को भी पास करने में मुख्यमंत्री ने अपनी सहभागिता दिखाई, जबकि न्याय विभाग की तरफ से इस बिल को पारित करने पर मनाही की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी सहभागिता दिखाते हुए इस बिल को, इस विधेयक को पारित कर दिया। उसी तरीके से राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग काफी दिनों से चल रही थी। इस पर भी मुख्यमंत्री यदि चाहे तो अपना फैसला पारित कर सकते हैं। इस पर भी कुछ अहम फैसला हो सकता है। वहीं खनन के नए प्राधिकरणों पर भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग पर भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग में 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों को किताबें मुफ्त में दी जाने की बात भी कही गई है। उसके साथ ही साथ यह भी फैसला लिया जा सकता है कि पहाड़ों के क्षेत्र में 5 से कम यदि सरकारी स्कूलों में पहाड़ों पर यदि 5 से कम विद्यार्थी और मैदानी क्षेत्रों में 10 से कम विद्यार्थी हो, तो उस पर भी फैसला लिया जा सकता है कि वैसे स्कूलों से भी बंद किया जा सकता है। वहीं खनन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग पर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है, जिसमें सड़कों के रखरखाव और उनकी अनेक समस्याओं को का उजागर किया जा सकता है। तो वहीं इस तरीके से धामी सरकार के यदि देखा जाए तो यह 14
विभागों का 14 अहम फैसला लिया जा सकता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लगातार पिछले कई महीनों से प्रत्येक महीने में 1 से 2 बार धामी सरकार कैबिनेट बैठक करती है जी। और कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर निर्णय लेती है और राज्य को कई अहम विधेयक पारित करके देती है। तो वहीं जी। पर इस फैसले को जरूर, यदि राज्य आंदोलनकारियों का यह फैसला आ सकता है तो जरूर उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और साथ ही जी साथ बिल्कुल। धामी कैबिनेट ने की भी यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसको कहा जाए। और साथ ही साथ धामी कैबिनेट लगातार, चूंकि अभी मसूरी में भी एक मंथन शिविर हुआ था, मंथन शिविर में भी जो कई महत्वपूर्ण चीजों पर विचार विमर्श किया गया था, उस पर भी धामी सरकार यहाँ पर सचिवालय में अपनी बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। तो अब देखना यह है कि कैबिनेट के मंत्रिमंडल बैठक के बाद जब ब्रीफिंग होता है तो उसमें किन किन अहम फैसलों पर निर्णय लिया जाता है, ब्रीफिंग में ही यह स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा कि कैबिनेट में किन किन फैसलों पर निर्णय लिया गया। जी। जी। जी यशराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। उत्तराखंड के सभी स्कूल कॉलेज में एंटी ड्रग्स सेल का गठन होगा। प्रदेश भर में जल्द ही ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान चलाया जाएगा। इसी कड़ी में एंटी ड्रग्स एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी शीघ्र तैयार होगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों में एंटी ड्रग्स सेल का गठन अनिवार्य होगा। पुलिस, समाज कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के साथ मैराथन बैठक की सभी विभागों के सुझाव मांगे गए, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को नोडल बनाया गया। उत्तराखंड के सभी स्कूल कॉलेज में होगा एंटी ड्रग्स सेल का गठन। प्रदेश भर में जल्द ही ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान चलाया जाएगा। शीघ्र तैयार होगी एंटी ड्रग्स एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, सभी शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य होगा एंटी ड्रग्स सेल का गठन। पुलिस, समाज कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के साथ की मैराथन बैठक, सभी विभागों से मांगे गए सुझाव। स्वास्थ्य विभाग को बनाया गया नोडल जोशी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देहरादून में एंटी ड्रग्स को लेकर कार्रवाई की जा रही है, एक योजना बनाई जा रही है ताकि ड्रग्स फ्री यहां पर रहे। इसके लिए सारे संस्थानों में क्या कुछ हिदायतें दी गई है? जी, निश्चित तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड को नशा मुक्त राज्य बनाने का संकल्प सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद दिया था और इसी के अनुरूप एक मंथन बैठक भी की गई थी जिसकी अध्यक्षता खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की थी। और साथ ही साथ उत्तराखंड को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए प्रदेश के अब सभी स्कूलों और कॉलेजों में अनिवार्य रूप से एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसे एंटी ड्रग्स सेल कहा जाएगा। और एंटी ड्रग्स सेल के गठन के बाद छात्रों को उसके नशे के दुष्परिणाम और उनमें जागरूकता और उसमें एक टीम भी बनाई जाएगी जो इन सब चीजों को लेकर निगरानी करेगी। साथ ही साथ एंटी ड्रग्स रिहैबिलिटेशन नीति है, उसे सभी स्कूलों और कॉलेजों में लागू की जाएगी और लगातार इस पर सभी विभागों से ड्राफ्ट भी मांगे गए हैं और विभिन्न विभागों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं, क्योंकि सचिवालय सभागार में जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, उन्होंने नशा मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की बात करें या पुलिस, शिक्षा, समाज कल्याण विभाग, इन सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में जल्द ही ड्रग्स फ्री देवभूमि जो अभियान है वो 2025 तक चलाया जाएगा। और इस अभियान के तहत प्रत्येक महीने, चाहे शिक्षण संस्थान हो, सार्वजनिक स्थान हो, अनाथालय हो या जिला कारागार हो या जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, वहां पर जन जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने सभी विभागों से 2 सप्ताह के भीतर सुझाव देने को कहा है, जिसके बाद नीति को मंजूरी देने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। और इसके बाद ही ड्रग्स फ्री अभियान में ग्राम पंचायत की बात करें, क्षेत्र पंचायत की बात करें, जिला पंचायत, नगर निकाय, इन सबको अब इसमें शामिल किया जाएगा। जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में पुलिस की एसआईटी टीम ने आरोपियों के खिलाफ 500 पन्नों की चार्जशीट जुडिशियली मजिस्ट्रेट भवन पांडे की अदालत में दाखिल की। एसआईटी की टीम ने कोटद्वार नायक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद कुछ दिनों के अंदर न्यायालय मजिस्ट्रेट कोर्ट इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कमिटेड करेगा। अंकिता मर्डर केस में तीनों मुख्य आरोपी सौरभ, अंकित, पुलकित के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके आधार पर चार्जशीट बनाई गई है।
पुलिस ने मामले में 57 गवाह बनाया गया है। कार्यालय को जमा कर दिया गया था। अभियोजन कार्यालय के द्वारा उसको स्क्रूटनी करने के बाद, देखने के बाद आज माननीय न्यायालय में हमारे द्वारा उसको प्रस्तुत कर दिया गया है और माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार के न्यायालय में वो दर्ज कर लिया गया है और तीनों मुलजिमों को वीसी से सूचित कर दिया गया है और 22 तारीख की तिथि इसमें, क्योंकि पहले से एक नार्को के लिए नियत है, तो परसों की 22 तारीख की तिथि में इसमें अग्रिम कार्रवाई जो भी होनी है वो की जाएगी। आरोपियों के खिलाफ 500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की गई। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में पुलिस के एसआईटी टीम के आरोपियों के खिलाफ 500 पन्नों की चार्जशीट जुडिशली मजिस्ट्रेट भावना पांडे की अदालत में दाखिल कर दी गई। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद कुछ दिनों के अंदर न्यायालय मजिस्ट्रेट कोर्ट से इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कमिटेड किया है। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस की मोबाइल रिकवरी सेल को बड़ी सफलता मिली है। एसएसपी पंकज भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि अक्टूबर से अब तक खोए हुए 370 मोबाइल फोन रिकवर कर लिए गए हैं, जिनकी कीमत 52 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। एसएसपी ने आज रिकवर किए गए मोबाइल फोन लोगों के लौटाए और अपने मोबाइल फोन दोबारा पाकर सभी के चेहरे खिल उठे। ये सभी फोन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र सहित देश के अलग-अलग राज्यों से रिकवर किए गए हैं। आपका अक्टूबर से लेकर के अभी तक 370 मोबाइल आज रिकवर किए गए हैं। इनकी कॉस्ट 52,60,000 रुपया कुल है। और अगर इस साल में अगर देखें तो 2,05,00,000 के मोबाइल अभी तक रिकवर हुए हैं। और ये मोबाइल भारत के हर बड़े शहर से रिकवर किए गए हैं। और इसमें हमारी जो टीम द्वारा, मोबाइल ऐप टीम द्वारा जो सार्थक प्रयास किए गए, उसके लिए 5,000 रुपये के इनाम की मेरे द्वारा घोषणा की गई। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता हल्द्वानी से श्वेता कालाकोटी फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। श्वेता, आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस की मोबाइल रिकवर सेल ने एक बड़ी सफलता हासिल करी है। सभी मोबाइल को जब्त किया गया है। कार्रवाई करते हुए मोबाइल जो खोए हुए थे उनको वापस से पाया गया है। ये कार्रवाई किस प्रकार से की गई और लोगों को उनके मोबाइल कैसे दिए गए? हल्द्वानी में पुलिस के मोबाइल रिकवरी सेल को बड़ी सफलता मिली है। एसएसपी पंकज भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि अक्टूबर से अब तक खोए हुए 360 मोबाइल फोन रिकवर हुए हैं, जिनकी कीमत 52 लाख के करीब है या इससे अधिक है। एसएसपी ने आज रिकवर किए हुए मोबाइल फोन लोगों को लौटाए। अपने मोबाइल फोन दोबारा पाकर लोग बहुत खुश हुए। और ये सभी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र सहित देश के अलग-अलग राज्यों से रिकवर किए गए हैं। जी श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हल्द्वानी के दामवा ढूंगा क्षेत्र में पेयजल की समस्या को लेकर विधायक सुमित हृदयेश और आम जनता के द्वारा आंदोलन करने के बाद अधिशासी अभियंता टीम और अधिकारी पहुंचे, जिसके बाद समस्या सुनकर 4 इंच की पाइपलाइन जिससे कि वहां के लोगों को पेयजल पूर्ति नहीं हो रही थी, जिसको लेकर आंदोलन किया, जिसको अधिशासी अभियंता के अधिकारी ने 6 इंच की कर दी गई। इसी को लेकर विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि जब भी कोई योजना बनती है तो वह न्याय संगत होनी चाहिए और कहा कि सबका साथ सबका विकास कहने वाले कांग्रेस के विधायक के लिए भी 6 इंच की लाइन दे सकते हैं और हल्द्वानी क्षेत्र के हक की लड़ाई लड़ना हमारा कर्तव्य है। नहीं, देखिए, नई जब कोई योजना बनती है, मैंने अधिशासी अभियंता जी से भी कहा कि न्याय संगत वो कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ आप 6 इंच की लाइन डाल रहे, दूसरी तरफ 4 इंच, और आबादी जो लगातार है आप डम्बा डूंगा क्षेत्र की देख रहे हैं बढ़ती जा रही है, तो अवश्य अच्छी बात है। यहाँ एक देखिए जन आंदोलन होना निश्चित हो गया था, लेकिन आज यहाँ अधिशासी अभियंता जी आए, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। अपनी टीम के साथ आए, सारी पब्लिक की उन्होंने बात धैर्य से सुनी और अब आप देख रहे हैं कि उन्होंने वादा कर दिया कि अब यहाँ पे भी 6 इंच की लाइन, अगर माननीय बंशीधर भगत जी के क्षेत्र के लिए 6 इंच की लाइन जा सकती है, तो कांग्रेस के विधायक के लिए भी सबका साथ सबका विकास कहने वाले 6 इंच की लाइन डाल सकते हैं। उत्तराखंड में भले ही मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन सुबह शाम पर कोहरा और पाला तापमान गिरा रहा है। मैदान में सुबह कोहरा तो पहाड़ों में पाला पड़ने से कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। हालांकि दिन में चटक धूप खिलने से ठंड से कुछ राहत मिल रही है। राज्य मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क ही बना रहेगा। क्रिसमस के बाद मौसम बदलाव आ सकता है। मौसम में आए इस बदलाव से नए साल से पहले बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं सर्द हवाएं चलने से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। सायकाल बाजारों और सड़कों पर भी पिछले दिनों की अपेक्षा रौनक कम रही। पहाड़ में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात में पाला और घाटी वाले इलाकों में कोहरा छाया रहने से सुबह कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। उत्तरकाशी में कड़ाके की ठंड का प्रकोप काफी बढ़ चुका है, जिसके कारण इस वर्ष हर्षिल वैली में बर्फबारी अभी तक नहीं हुई है, जबकि हर्षिल वैली की चोटिल में बर्फबारी हो रही है। वहीं बात की जाए साल के लिए पर्यटन हर्षिल वैली का रुख करते हैं और यहां पर बर्फबारी और प्रकृति का लुत्फ उठाते हैं। इस बर्फबारी और इस बार
बर्फबारी नहीं हुई और ठंड काफी बढ़ गई है। वहीं निचले इलाकों की बात की जाए तो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं बात की जाए गाय माता की तो वो अलाव का सहारा लेकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों की पानी जमने की समस्या से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उत्तराखंड में भले ही मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन सुबह शाम पड़ रहा कोहरा और पाला तापमान गिरा रहा है। मैदानों में सुबह कोहरा तो पहाड़ों में पाला पड़ने से कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। हालांकि दिन में चटक धूप खिलने से ठंड से कुछ राहत तो मिलती है। राज्य मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क ही बना रहेगा। क्रिसमस के बाद मौसम बदलाव आ सकता है। मौसम में आए इस बदलाव से नए साल से पहले बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं सर्द हवा चलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सायकाल बाजारों और सड़कों पर भी पिछले दिनों की अपेक्षा रौनक कम दिखाई दे रही है। पहाड़ में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात में पाला और घाटी इलाके में कोहरा छाए रहने से सुबह ठंड का एहसास होता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से सुमित कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, जिसको लेकर जनजीवन प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी की बात की जाए या हर्सिल वैली की बात की जाए तो यहाँ पर काफी कड़ाके की ठंड है। पर इस वर्ष की बात की जाए तो इस वर्ष जो बर्फबारी है वो अभी तक हर्सिल वैली में भी नहीं हुई है, जहाँ पर नए साल के लिए यहाँ पर पर्यटक बढ़ चढ़ कर आते हैं। पर इस वर्ष बर्फबारी नहीं हुई है। और जहाँ ठंड की बात की जाए तो ठंड का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्योंकि लोग डीजल के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि काफी ठंडा है। और पानी की बात की जाए, पानी की समस्या हर्सिल वैली में काफी बढ़ चुकी है। जमने की संख्या ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि पानी वहाँ पर जमना स्टार्ट हो गया है। जी सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना पहुंची विद्यालय स्थलीकरण निरीक्षण के लिए। भगवानपुर के रहमानिया इंटर कॉलेज में प्रबंधक जशीना अली के द्वारा छात्र अली की पिटाई और उसकी मौत होने के मामले में 4 दिन से विद्यालय बंद है, जिसमें बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने शुक्रवार को विद्यालय पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया था और निर्देशित किया था कि मंगलवार को नोडल अधिकारी की तैनाती कर स्कूल को यथावत संचालित कराया जाएगा। इसी मामले में स्कूल के संजीव जोशी खंड शिक्षा अधिकारी भगवानपुर के द्वारा बच्चों के अभिभावकों से मिलकर उनकी राय ली गई। अभिभावकों ने बताया कि बच्चों का कई दिनों से पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, स्कूल का खुलना बहुत आवश्यक है। भगवानपुर खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मंगलवार से विद्यालय यथावत चलेगा और जो बोर्ड की क्लासेस है, जैसे 10वीं और 12वीं के बच्चों की क्लासें चलाई जाएगी। पुलिस द्वारा जिन कमरों पर सील लगाई गई है, उन कमरों से दूर रहकर विद्यालय में पढ़ाई का कार्य फिर से शुरू होगा। यहाँ एक घटना हो गई थी, जिसमें एक 3वीं कक्षा के पढ़ने वाले बच्चे की मौत हो गई थी कुछ वक्त पहले। उसके कारण विद्यालय बंद था और एक माहौल कुछ बना हुआ था कि बच्चे नहीं आ रहे थे। तो एक इस बात के पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में और तमाम स्टाफ के बीच में एक वार्ता की गई और एक उस पे आया गया, निष्कर्ष पे आया गया कि भाई इसको विद्यालय को, क्योंकि वैसे लर्निंग लॉस काफ़ी हो गया है, अब जो दुखद घटना घटी है उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको दृष्टिगत रखते हुए अब हमें विद्यालय आगे चलाना पड़ेगा। और आखिर में एक बार फिर से नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक। उत्तराखंड के विकास के रोड मैप को लेकर सचिवालय में मंथन। कई अहम प्रस्तावों में मुहर लगने की है संभावना। उत्तराखंड के स्कूल कॉलेज में होगा एंटी ड्रग सेल का गठन। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने ली विभिन्न विभागों की मैराथन बैठक।
कहा प्रदेश भर में जल्द चलेगा ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान। उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस, एसआईटी ने 86वें दिन कोर्ट में दाखिल की 500 पन्नों की चार्जशीट। 22 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। खोए मोबाइल वापस मिले तो लौट आई चेहरे की मुस्कान। हल्द्वानी में पुलिस की मोबाइल रिकवरी सेल को मिली सफलता। देश के अलग अलग राज्यों से बरामद किए 52 लाख रुपए के फोन। और उत्तराखंड में पड़ने लगी है कड़ाके की ठंड। कोहरे और पाले से सुबह शाम गिर रहा पारा। बादल छाने से अधिकतर तापमान 2 डिग्री लुढ़का। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Village, Pithoragarh. His father was great Sheikh Sindami, ex-serviceman. Mothers introduce and welcome our Honorable Education Minister, Dr. Dhan Singh Rawat ji, Minister of Health, Education and Cooperative Government of Uttarakhand. I know that our teachers are finding a lot of